सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस 95 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी इस प्रिपरेशन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो बुक है इस संपूर्ण किताब के सबसे महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर हम बात करें पिछले सालों कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और ना ही आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़े। क्योंकि बच्चों, आपको पता ही है आपके पास केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम होना है उसके लिए आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि ना के बराबर बचा हुआ है। ऐसे कम समय में एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एजुकेट करने के लिए हम आपके लिए केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों, आइए हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले ध्यान से हम समझ लेते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है राउल्ट का बाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। यानी कि राउल्ट ने एक नियम दिया था, बाष्प दाब अवनमन दिया था, उसको नियम को लिखना है तथा इस नियम की सीमाएं क्या हैं, इन सीमाओं के बारे में हमें बताइए। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है कि अगर किसी विलयन के बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है, कोई भी विलयन है उसके बाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन जो होगा वो विलय प्रभाव, जो विलय पदार्थ होगा उसका जो मोल प्रभाव होगा उसी के बराबर होगा। यानी कि विलय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है कौन सा, राउल्ट के विलयन के बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का ये होता है और विलय के मोल प्रभाव जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से निकाले जाते हैं। लेकिन अब आपको डाउट हो रहा होगा सर इसमें P क्या है, PS क्या है, N क्या है, N1 क्या है और N2 क्या है। तो इसके लिए आपको देखना है जहां पर हमारा जो P है वो क्या है, विलायक का बाष्प दाब है। यानी कि जो विलायक होगा उसका बाष्प दाब जो होगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, वहां पर विलायक या बाष्प दाब कोई दिया होगा और कुछ ना कुछ आपको इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो बच्चों, जो PS है वो है विलायक का बाष्प दाब और जो P है वो विलायक का बाष्प दाब है और जो बच्चों PS है वो है विलयन का बाष्प दाब। जो हमारा विलयन बनेगा उस विलयन का जो बाष्प दाब होगा उसे हम कहेंगे PS से। जहां पर N1 जो है वो N1 जो है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 जो है वो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। या फिर हम नीचे कह सकते हैं विलय और प्लस विलायक दोनों मिले हैं, यानी कि विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं इस राउल्ट का जो नियम है इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो बच्चों, राउल्ट का जो नियम होता है, राउल्ट ने जो अपना नियम दिया था, ये नियम जो होता है सिर्फ और सिर्फ तन विलयनों पर लागू होता है और सांद्र जो विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम पर, जो सांद्र विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में अगला इसके अंदर हम अगर बात करें अगली सीमा क्या है, इसके 2 से 3 हमसे सीमाएं पूछी जाती हैं जो हमें लिखना पड़ता है। यह नियम केवल अबाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है, यानी कि जो बाष्पशील विलयन के पदार्थ हैं उन पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ अबाष्पशील विलय पदार्थों पर ही ये राउल्ट का नियम जो होता है वो लागू होता है। ठीक है, अगला, वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम कभी भी लागू नहीं हो सकता है। जो वैद्युत अपघट्ट जो होंगे उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया राउल्ट का नियम। आप इस पूरे नियम को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिख कर अभी रख लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इस किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और इसके प्रमुख उपयोग क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेकर। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते क्या हैं, किसे हैं। तो बच्चों, क्या होता है, विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हम कह सकते हैं अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हुआ क्या, बहुत समय पहले हमारे पास बहुत सारी धातुएं थी, उन धातुओं को रखा गया और अधातुओं को रखा गया, उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया या फिर अपचयन विभव कह सकते हैं, अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया
जब अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो क्या हुआ, एक श्रेणी प्राप्त हो गई है। आपके पास बहुत सारे टुकड़े हैं, आप उनको रखते जाइए तो एक लाइन बन जाती है, एक श्रेणी बन जाती है। और उस श्रेणी को ही इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में बढ़ते हुए में बनाई गई उस श्रेणी को ही इन्होंने क्या कह दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी कह दिया। फिर बात आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है कैसे है, क्या इसके नियम है, क्या इसके रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, उसके यानी कि इसके लक्षण क्या हैं, इनके बारे में बताइए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण। इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से अगर आप नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता जो होती है वो घटती है। लेकिन क्या होता है जब आप नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ेगी। आपको पता है बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई, तो नीचे से जैसे आप ऊपर जाएंगे बढ़ेगी और ऊपर से आप नीचे आएंगे तो घटेगी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है इसमें हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, तो हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर के जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन एक गैस है उसके ऊपर के जो भी तत्व हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को एक तरीके से यहाँ पर आधार मान लिया गया है, हाइड्रोजन के कुछ ऊपर तत्व हैं और कुछ नीचे तत्व हैं, ठीक है। तो वहां पर हमसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन से जो भी ऊपर के तत्व हैं वे तत्व क्या होते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। लेकिन जबकि जो नीचे वाले तत्व हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगला अगर हम बात करें लक्षण क्या है इसका, अगला लक्षण हाइड्रोजन में ऊपर के सभी तत्व, हाइड्रोजन से सभी जो ऊपर के सभी तत्व हैं वो जल वाष्प के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर के जो भी तत्व हैं उनकी एक और खासियत है, जल या वाष्प भाप के साथ क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, ठीक है। अगला हमारा है कि हाइड्रोजन जो श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी कि जो ऊपर तत्व होगा उससे नीचे जो तत्व होगा अगर उसका कोई विलयन बना है तो उस तत्व को उस विलयन से विस्थापित कर देगा और स्वयं उस विलयन में आ जाएगा। ये भी इसका एक नियम है जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है। बात आती है सर इसका उपयोग क्या है, तो बच्चों अगर हम बात करें हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग किसी भी सेल के जो मानक वैद्युत वाहक बल जो होता है उसका निर्धारण कर सकते हैं और धातुओं की क्रियाशीलता की हम तुलना कर सकते हैं और इसका पता लगा सकते हैं कौन सी धातु क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है और कौन सी हमारी धातु ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर बच्चों एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही रिलेटेड है। कहा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल के साथ स्थायी है, क्यों। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने जो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था, ये वाला अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने जो पॉइंट पढ़ा था इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन जो श्रेणी होती है इसमें जो श्रेणी के ऊपर वाला तत्व जो है हाइड्रोजन से, इसमें क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो कहाँ गया, हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व जो होता है सभी तत्वों के साथ क्रिया अगर करता है तो यानी कि जल या वाष्प के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि हाइड्रोजन के जो ऊपर का तत्व है वो जल या वाष्प के साथ अगर क्रिया करता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन इसी को रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल के साथ क्रिया करती, जो जल में अस्थायी है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्रिया करती है इनको उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्योंकि जल, अगर कोई जल या गर्म जलवायु है उसके साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर क्रिया नहीं करता है, इसी के कारण क्रिया मंद होती है और हमें दिखती नहीं जल्दी, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, स्थायी है। समझ में आया। अगला देखिए, अगला भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या होता है। जो विशिष्ट चालकता होती है क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार हमसे पूछा गया है। तो बच्चों जो विशिष्ट चालकता होती है ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी कि 1/, विशिष्ट प्रतिरोध को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से हम प्रदर्शित करते हैं। इसके का सूत्र होता है, ठीक है, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर इनवर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों।
अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि निरस्त समीकरण क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। यानी कि निरस्त समीकरण आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए निरस्त समीकरण जो होता है इसके अनुसार, यानी कि निरस्त समीकरण के अकॉर्डिंग किसी ताप T पर धातु जो होता है उसका इलेक्ट्रोड जो होता है M/Mn होता है के विभव जो होते हैं वो E मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा E0 और बिलियन जो देखिए इलेक्ट्रोड विभव E होता है। देखिए इसका जो इलेक्ट्रोड विभव जो होगा यानी कि Mn या Nk के जो इलेक्ट्रोड विभव होंगे वो E होंगे और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो E0 होगा और बिलियन में धातु आयनों की सांद्रता Mn पॉजिटिव होगी और में निम्नलिखित क्या संबंध होते हैं। जैसे अगर बात करें, हमने एक सूत्र पढ़ा था, ये सूत्र होता है इसका जब हम संबंध निकालेंगे E इक्वल टू होता है E0 - 2.303 RT/NF log 10 1 बटे Mn पॉजिटिव। ठीक है, इसकी सांद्रता हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि सांद्रता होती है। लेकिन फिर बात आती है क्वेश्चन का, यानी कि सूत्र जो है इसे हमें याद रखना है। ये जो सूत्र है ये हमें याद होना चाहिए, यही सूत्र हमें लिखना पड़ेगा। फिर बात आती है सूत्र में कहाँ पर क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जहाँ पर R जो है वो गैस नियतांक है, T जो है वो परम ताप है, F जो है फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलम प्रति मोल, और जो यहाँ पर क्या होता है N जो होता है प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी जब रिएक्शन होती है उसमें एक रिएक्शन भी होती है, उसमें जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या होती है, और जो Mn पॉजिटिव है बिलियन जो होता है उसके धातु की सक्रियता होती है, यानी कि सांद्रता होती है। ठीक है, फिर बात आती है इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, एक चीज होती है जब हम एक रिएक्शन होती है, जब किसी धातु की कोई भी अगर एक क्षण है, अगर उसी क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में अगर हम डुबो देते हैं तो धातु के क्षण और विलयन के मध्य जो उत्पन्न होने वाला जो विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आणविकता और कोटि जो होती है इसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो हम लिखेंगे एक तरफ आणविकता और एक तरफ लिखेंगे कोटि। आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है इसके बारे में हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो आणविकता जो होती है, आणविकता में हम लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी कि एक कंप्लीट संख्या अभिक्रिया की आणविकता होगी। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। कोई एक अभिक्रिया उसकी कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन आणविकता क्या होगी, एक पूर्ण संख्या में ही होगी। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन शून्य आणविकता की अभिक्रिया नहीं पढ़ी होगी। यानी कि अभिक्रिया जो आणविकता होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो शून्य हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, अगली है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों समान हो सकते हैं। हमारी अगर कोई एक रिएक्शन दी गई है, अगर हमसे उसमें अभिक्रिया की आणविकता और कोटि पूछ रहा है तो हो सकता है अभिक्रिया की आणविकता भी 2 आए और कोटि भी 2 आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि और आणविकता दोनों क्या हो सकते हैं, समान। और अगर हमें कोई रिएक्शन ऐसी दी है जिसमें हमसे पहले अभिक्रिया और कोटि पूछ रहा है तो इसमें ये भी जायज सी बात है, अभिक्रिया और कोटि भी समान हो सकती है। तो दोनों में एक तरफ आप एक जैसा भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इसके अंतर। ठीक है, अगला बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है सैटजफ का नियम। यानी कि सैटजफ का नियम भी, सैटजफ रूल्स जो होते हैं ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, सैटजफ का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे जब कोई हाइलोएल्केन, जब कोई हमारे पास हाइलोएल्केन जो होगा दो विभिन्न रीतियों से, जो 2 विभिन्न रीतियां होंगी, उन विभिन्न रीतियों से बीहाइड्रो हाइलोजनीकरण कराने पर बीहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा 2 भिन्न एल्कीनों का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, किनका निर्माण करते हैं, 2 भिन्न एल्कीनों का निर्माण करते हैं। एल्केन का नहीं, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, एल्कीन का निर्माण करने में सक्षम है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होगी, यानी कि जो एल्कीन सबसे अधिक प्रतिस्थापित होगी वो मुख्य उत्पाद होगी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अर्थात जिस एल्कीन में द्विआबंध कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी वह एल्कीन प्रमुख उत्पाद होगा। ये भी हमसे कह रहा है। ठीक है, फिर बात आती है सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, अगर इसका हम एक उदाहरण की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो उदाहरण आपको मान लीजिए हमारे पास ए है, इसमें क्या है 2-क्लोरोब्यूटेन है, एक हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड को अल्कोहली हमने KOH के साथ क्रिया किया। यहाँ पर जब कोई हाइलोएल्केन, ठीक है, 2 रीतियों से विभिन्न बीहाइड्रो हाइलोजनीकरण किया जाता है, तो इसकी हमने जब क्रिया कराई तो हमसे क्या कहता है, 2 मुख्य एल्कीनों का निर्माण करता है। इसमें मुख्य एल्कीन क्या होगी, जिसमें सबसे अधिक विस्थापित जो एल्कीन होंगे वो मुख्य उत्पाद होगा। तो हमने जब इसकी क्रिया कराई तो हमें
पता चला मुख्य उत्पाद जो है, क्योंकि जो हमारा ए वाले ब्यूटीन टूइन जो है ये 80% होती है, क्योंकि इसमें देखिए इधर भी मिथिल समूह है, इधर भी मिथिल समूह ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए मुख्य उत्पाद हो जाएगी। और ए हमारी हो जाएगी जो गौड़ उत्पाद है, यानी कि इसका होगा 20%। ये रिएक्शन जो है इसका ब्यूटीन 1 नाम होगा। इन रिएक्शंस को आपको बना लेना है और आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। अगर बात करें अब ये जो हमने उदाहरण के लिए लिखा है यहाँ पर, इसमें हमने वही लिखा है जो इन रिएक्शन में हमने किया है। आप इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको इसमें जो किया गया वो सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। 2 क्लोरोब्यूटेन को अल्कोहलिक एओएच के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूटेन 1 इन ब्यूट 2 इन बनती है। ब्यूटी 2 इन जो होती है 80% तथा ब्यूट बनीन 20% का मिश्रण प्राप्त होता है। आप लोग देख रहे हैं ब्यूट 2 इन का 80%, ब्यूट बनीन का 20% हमें मिश्रण प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ब्यूट बनीन यानी कि जो है इसमें केवल 2 याबंद कार्बन परमाणु की संख्या 2 मिथिल से जुड़े हैं, इसीलिए ठीक है। ब्यूट बनीन में क्या होता है, हमारे 2 याबंद कार्बन परमाणु केवल 1 मिथिल समूह से जुड़े हैं की तुलना में अधिक स्थायी है, यानी कि जो क्यों है, क्योंकि ये 2 से जुड़े हैं तो इसीलिए ब्यूटीन 2 इन जो है वो अधिक प्रतिस्थापित है तुलना में ब्यूट 1 इन की। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में हमें अंतर स्पष्ट कीजिए। हाउ टू डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, वही हमने लिख दिया। इसमें उपस्थित पेंटोस शर्करा D2 डीऑक्सीराइबोस होती है, इसमें उपस्थित पेंटोस शर्करा डी राइबोस होती है। चीज आपको इसका एक अंतर है, मुख्य याद रख लीजिए। या स्वयं द्विगुणन कर सकता है या स्वयं द्विगुणन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो डीएनए होता है स्वयं रेप्लिकेट होता है, यानी कि स्वयं द्विगुणन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है। आपने डीएनए का जो चित्र देखा होगा वो इस तरीके से होता है, इस ऐसे ऐसे कैसे करके, ठीक है, तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है। लेकिन जो आरएनए होता है इसमें एक एकहरी संरचना होती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन नहीं होता, एडेनिन थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। यानी कि यहाँ पर एडेनिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बात करें एडेनिन यूरेसिल के साथ जो जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यहाँ पर यूरेसिल जो होता है वो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। बॉन्ड वहीं पर यहाँ पर एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, यहाँ पर यूरेसिल नहीं होता है और यहाँ पर यूरेसिल होता है। अगर बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कौन सा नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए में उपस्थित होता है परंतु आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो आपको याद रखना थाइमिन। और अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो आरएनए में उपस्थित होता है परंतु थाइमिन में डीएनए में उपस्थित नहीं होता, तब आपका आंसर जाएगा यूरेसिल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगली बच्चों हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं। मोलरता और मोलंस पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि मोलरता और मोलंस पर हमें टिप्पणी करना है। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के ग्राम मोलों की संख्या जो होती है, बिले के मोलों की संख्या होती है, उस बिलियन की मोलरिटी यानी कि एम कहलाती है, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 लीटर कोई बिलियन है, उसमें घुले हुए बिले के ग्राम मोलों की जो संख्या होती है या बिले के मोलों की संख्या होती है, उसे बिलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, इसके एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोलरता में होता क्या, मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम बिले के मोल निकालेंगे, फिर हम बिलियन का आयतन निकालेंगे, वो भी लीटर में। पहले हम बिले के मोल निकाल लेंगे, बिले के मोल निकालने के बाद हम बिलियन का आयतन जो होगा वो दिया होगा वो लीटर में रखेंगे और बिले के मोल जो होंगे वो ग्राम में होने चाहिए। ठीक है, इसका जो निकाल के अब जब हम बिले के मोल से बिले के जो मोल होंगे उससे भाग करेंगे बिलियन का आयतन को, तो जो आंसर आएगा उसे ये मोलरटा यानी कि मोलरिटी कहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाता है कि मोल अंश क्या होता है। ये आप मोल अंश को ही बच्चों हम मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल अंश को ही मोल प्रभाज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज में बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, हमारे पास कोई बिलियन है उसमें उपस्थित अवयव या कोई भी घटक है उस एक अवयव या उस एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में बिले एवं विलायक में घुले हुए मोलों के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। यानी कि एक कोई हमारे पास घटक है उसमें एक अवयव के मोलों की संख्या प्लस बिलियन के मोलों की संख्या को हम उस बिलियन का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। फिर समझ लीजिए, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों को इसी एक बिलियन में उपस्थित इसी एक घटक या मोलों के अवयव को उस जो बच्चों किसी एक, अगर हमारे पास कोई बिलियन है, ठीक है, उस बिलियन के अगर एक बिलियन है उसमें 2 घटक होंगे, उसमें एक घटक जो उपस्थित है उसके अवयव या फिर मोलों की संख्या, अवयव कह सकते हैं या फिर एक घटक या फिर मोलों की संख्या। ठीक है, उसके अवयव हो सकता है या फिर एक घटक कह सकते हैं, कुछ चाहे आप अवयव कहिए चाहे आप घटक कहिए, उसके मोलों की संख्या या फिर तथा और एंड। ठीक है, और उसमें उपस्थित बिले और विलायक के कुल मोलों की संख्या। आप बिले के मोल निकालिए, एक विलायक के मोल निकालिए, उनके कुल मोल निकालिए, उनके कुल मोल आ जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं
सकते हैं बिले और बिलाक जब मिलते हैं तो बिलियन बनता है, या हम कह सकते हैं बिलियन के कुल मोलों की संख्या को के अनुपात को उस बिलियन का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें बिले के मोल प्रभाज निकालने को आ जाए तो बिले के मोल प्रभाज को अपने एक्स से कहा तो हम क्या करते हैं, एक घटक के यानी कि बिले के मोल प्रभाज प्लस बिले और बिलाक के मोल प्रभाज यानी कि दोनों का मोल लिखेंगे। और जब इन दोनों के यहाँ पर हम बिले के मोल लिखेंगे और यहाँ पर बिले के मोल और प्लस बिलाक के मोल लिखेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा बिले का मोल प्रभाज। अगर हमसे बिले का मोल प्रभाज पूछा, बिलाक का मोल प्रभाज पूछा जाए तो एक्स ए की जगह पर एक्स बी हो जाएगा, यहाँ पर एक्स ए की जगह पर एक्स बी हो जाएगा और नीचे एक्स ए और एक्स बी प्लस एक्स ए और प्लस एक्स बी दोनों रहेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वो बिलाक का मोल प्रभाज हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से आपको मोल अंश या मोल प्रभाज को याद रखना है। और एक छोटा सा टॉपिक होता है परासरण दाब क्या होता है। एक परासरण की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया मैं कई बार पढ़ा चुका हूं आपको, और परासरण दाब क्या होता है। तो बच्चों जो परासरण की क्रिया आपने पढ़ी थी उस क्रिया को रोकने के लिए हमें एक दाब लगाना पड़ेगा। तो अगर हम जो दाब लगाते हैं उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उस दाब को ही बच्चों हम परासरण दाब कहते हैं। चीज आपको पता होना चाहिए। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं और ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों कुछ हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। और भी सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसी चैनल पर। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत आपको सफलता की राह पर ले जाती है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।